नमस्कार। सभी का पीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है भाई। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो कि थंबनेल के ऊपर ही अपना लगा हुआ है कि लद्दाख से जुड़े हुए जो जितने भी विवाद है आजकल जो न्यूज के अंदर चल रही हैं उनके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से चीजें काम कर रही है। एक अपने सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल सिंपल सी एक क्लास अपने लेके आई है जिसके अंदर जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा। इसके अंदर करंट से जुड़ी हुई चीजें पूरी की पूरी आएगी। दूसरा अपने यहाँ पे बात करें तो जिन्होंने इनके बारे में सिर्फ जानने की इच्छुक है कि अभी देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है तो उनको भी बहुत अच्छे से चीजें जो है वो आज यहाँ पे क्लियर होने वाली है। और आपको पता होगा कि इस चीज को समझने के लिए कि लद्दाख से जुड़े हुए जो विवाद है उनको सोल्यूशन क्या होगा। अभी जैसे कि अभी सोनम वांगचुक जो है वो वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने 6 शेड्यूल की मांग की हुई है। वहां पे या तो स्टेटहुड बनाया जाए यानी लद्दाख को या तो राज्य बनाया जाए या इसे 6 शेड्यूल के अंदर रखा जाए। तो 6 शेड्यूल क्या है, अनुच्छेद 370 कैसे था भाई, किस प्रकार से हटाया गया, 35A क्या था, क्या क्या इसके अंदर प्रावधान जो है वो हमें करके दिए गए थे। तो इन सब के बारे में एक एक जो है अपने पॉइंट के बारे में आज यहाँ पे जानेंगे। और अपने धैर्य बनाए रखिएगा क्लास के अंदर। और पूरी वीडियो जो है शुरू से लेके अंत तक अगर आप देखोगे तो कड़ी से कड़ी जो है वो जुड़ती जाएगी और आपको पूरी की पूरी जो क्लास है वो समझ आएगी किस प्रकार से चीजें काम करती है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं अभी। चलिए भाई, सबसे पहले साहब अपने बात कर लेते हैं शुरू कहां से करेंगे। अगर मैं शुरू करने की बात करूं तो अपने शुरू करेंगे 370 से। जैसा कि ये देखो, पहले 370 समझेंगे, 35A क्या है, उसके बाद में शेड्यूल 6 के ऊपर आएंगे तो आपको जो है वो पूरी की पूरी चीजें समझ में आएगी कि कारण क्या रहे कि शेड्यूल 6 की मांग की गई है। कारण भी तो हमें पता होना चाहिए ना, सीधा 6 शेड्यूल करने का क्या फायदा, आपको कारण भी पता होना चाहिए। तो एक एक चीज अपने यहाँ पे करेंगे। तो चलिए करते हैं भाई शुरू। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं इस जगह के ऊपर भाई, आर्टिकल नंबर 370 की। सबसे पहले अपने आज किसकी बात करेंगे भाई, आर्टिकल नंबर 370 की बात करेंगे, धारा 370। आप सबने, मैं मान के चलता हूं कि इसका नाम बहुत ज्यादा सुना होगा भाई। आर्टिकल 370 का नाम आप सबने बहुत ज्यादा सुना होगा, न्यूज के अंदर भी रहा था। आर्टिकल 370 है क्या, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल नंबर जो आपका 370 है इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात जो है वो क्या आएगी भाई, वो अपनों ने देखना है इसके अंदर। आर्टिकल नंबर 370 के बारे में अगर अपने बात करें सबसे पहले तो क्या चीज आएगी अपने पास, वो सबसे पहली बात ये है कि ये एक अस्थायी प्रावधान जो होता है, टेम्परेरी जो प्रोविजन है उसके तहत भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट अपने क्या लिखेंगे भाई, ये क्या चीज है, टेम्परेरी प्रोविजन। क्या चीज आएगी इसके अंदर, टेम्परेरी प्रोविजन बोलेंगे इसे। ये एक अस्थायी प्रावधान था भाई, यहाँ पे लिख लीजिए, मैं साथ में थोड़ा सा बताता जाऊंगा। अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान का मतलब क्या होता है साहब, कि जब हम किसी मसले का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एट ए टाइम जब कोई विवाद सुलझता हुआ दिखाई नहीं देता तो उसको कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है कि कहीं अपने लड़ाई दंगे जो है वो ना हो, इस वजह से तो यहाँ पे अस्थायी प्रावधान रखा गया। क्योंकि जैसे ही विलिया पत्र हुआ था तो वो भी अपने, थोड़ी सी बातें अगर बैकग्राउंड की करूं तो आपको पता है कि राजा हरि सिंह ने जब विलिया पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो माउंटबेटन ने एक बात बोली थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या करवाएंगे भाई, जनमत संग्रह करवाएंगे। तो इन फ्यूचर, अब तो चलो 370 हटा ही दिया गया, तो जब 370 लगाया गया था तो इसे टेम्पोरेरी प्रोविजन के अंदर रखा गया था, अस्थायी प्रावधान के अंदर रखा गया। अस्थायी प्रावधान का मतलब होता है जिसे आगे चल के हम चेंज कर सकते हैं। स्थायी का मतलब होता है, परमानेंट का मतलब होता है एक चीज को फिक्स कर दिया बस, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये काम है इसके अंदर। आर्टिकल 370 जो है वो आपका शुरू ही इसी जगह से होता है भाई। उसके बाद अगर बात करें इसे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, भारतीय संविधान में आपसे पूछे इसे कब जोड़ा गया साहब, तो आपने एक ही तारीख याद करनी है, 17 अक्टूबर। आपने खाली एक ही तारीख याद करनी है, कौन सी करनी है भी, 17 अक्टूबर 1949 को। 17 अक्टूबर 1949 को इसे भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था भाई, इस आर्टिकल को। और फिर आपसे अगर एक बात और पूछ ली जाए कि भारतीय संविधान के प्रारूप में, भारतीय संविधान का जो प्रारूप था उसके अंदर इसके बारे में किसने बताया भाई, भारतीय संविधान का जो प्रारूप था, आपके जो भारतीय संविधान का प्रारूप था, प्रारूप का मतलब होता है साहब ड्राफ्ट जो होता था अपना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो आपका प्रारूप था उसके अंदर इसको किसने जो है वो निरूपित किया, किसने इसको दिखाया, तो उस बंदे का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है भाई।
एक एक चीज जो है वो मैं आपको यहाँ पे खुल के पूरी की पूरी करवाऊंगा, तो वो आपने याद रखना है। तो वो बंदा कौन था भाई? एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन था भाई? एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। उस बंदे का क्या नाम था भाई जिसने इसे प्रस्तुत किया? आप ये बोल सकते हो कि एन गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रारूप के अंदर 370 नंबर जो आर्टिकल है उसको प्रस्तुत किया। 17 अक्टूबर 1949 को इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और ये किस प्रकार का प्रावधान है भाई? ऐसा ही प्रावधान था। बात क्लियर है इतनी सबको? उसके बाद अपने बात करें अगर इस जगह के ऊपर, तो अपने एक दो बातें और यहाँ पे देख सकते हैं अभी। एक दो बातें और की अगर मैं इस जगह पे बात करूं, तो अपने सबसे पहले देखो भी आर्टिकल नंबर 370 हमें और क्या बताता था। आर्टिकल नंबर 370 की अगर मैं इस जगह के ऊपर बात करूं, तो आपने एक ही चीज जो है वो दिमाग के अंदर रखनी है। कौन सी साहब? J&K। J&K का मतलब है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को अपने संविधान का, जम्मू कश्मीर को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, मसौदा तैयार करने की शक्ति प्रदान करता था। ये शक्ति प्रदान करता था। तो एक पॉइंट आपका कौन सा निकल के आएगा कि जो आर्टिकल नंबर 370 था, इसके तहत जम्मू कश्मीर अपने संविधान का, यानी जम्मू कश्मीर का ही जो संविधान था उसका मसौदा तैयार कर सकता था, ड्राफ्ट तैयार कर सकता था। इसके तहत आपको एक बात चलती है साहब कि जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था। जम्मू कश्मीर का भी अलग से संविधान था। जैसे भारत का अलग से संविधान है, अपने भारत के संविधान के बारे में देखते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर का भी अलग से संविधान था। आर्टिकल नंबर 370 ने जो है वो कुछ विशेष स्पेशल प्रोविजन जो है वो जम्मू कश्मीर को ये दिए हुए थे। एक बात और अपने लिखेंगे यहाँ पे, वो कौन सी आएगी भाई? एक बात और अगर मैं इस जगह के ऊपर लिखना चाहूं, तो आप ये बात बोल सकते हो कि भारतीय संसद की विधायी जो शक्तियां होती है, अपने बात करें भारतीय संसद की, भारतीय संसद की जो विधायी शक्तियां हैं, भारतीय संसद की जो आपकी विधायी शक्तियां हैं, उनको जम्मू कश्मीर में ये प्रतिबंधित करता है। क्या करता है भाई? ये प्रतिबंधित, क्या करता है? ये प्रतिबंधित करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जो संसद है वो अपनी पावर का यूज नहीं कर सकती। इसके बारे में भी हमें कौन बताता है? 370 नंबर आर्टिकल जो है ये बताता है। और ये जोड़ा गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशल कुछ प्रोविजन जो है वो जम्मू कश्मीर को दिए गए थे। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा एक बार बताया है इसके बारे में। आगे अपने पूरा ब्रीफ के अंदर अभी देखेंगे, शुरू करेंगे। तो ये आपको एक ओवरव्यू हो गया होगा कि 370 जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर लगाया गया था, तो वो 370 जो आपका आर्टिकल है ये जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक तो ये कि वो अपना संविधान तैयार कर सकता था, दूसरा भारतीय संसद की विधायी शक्तियां जो थी वो प्रतिबंधित कर दी गई थी। यहाँ पे बात क्लियर है इतनी सबको? अब देखें भाई आगे चल के अपने देखेंगे अब 370 के अंदर क्या क्या चीजें थी। वो करने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए साहब, वो कौन सी बात है? तो पहले वो लिखिए इस जगह के ऊपर, वो हम देख लेते हैं साहब। तो अगर मैं बात करूं मूल संविधान की, हमारे भारत का जो मूल संविधान था, मूल संविधान कौन सा? जो अपने 1949 के अंदर बात करें, जिसके अपने 16 आर्टिकल जो है वो एक बार लागू हुए थे, अपने अंगीकार किए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो अपना भारत का संविधान था पूर्ण रूप से लागू हुआ था, तो वो अपना मूल संविधान था। तो मूल संविधान 1949, उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो भारत का संविधान था उसके अंदर 4 ही प्रकार के राज्य थे। कितने प्रकार के राज्य थे? क्योंकि ये मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है? केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। तो हमें पहले जानना होगा केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, किस प्रकार से वो बनाए गए थे, तो उनके बारे में जानना पड़ेगा अपने को। तो मूल संविधान की अगर अपने भारत में बात करें, तो इसके अंदर देखिए भाई, सबसे पहले भारत का जो मूल संविधान था उसके अंदर आपके 4 प्रकार के राज्य होते थे। राज्य कितने प्रकार के थे भाई? 4 ही प्रकार के मात्र राज्य थे इसके अंदर। कौन कौन से थे वो देखो भाई। सबसे पहले बात करें तो इसके ऊपर आएगा ए नंबर, 2 नंबर यहाँ पे लगा लीजिए बी प्रकार के राज्य, 3 नंबर इस जगह पे आप लगा लीजिए सी प्रकार के राज्य, और 4 नंबर के ऊपर आप लगा दीजिए डी प्रकार के राज्य। तो जो अपना मूल संविधान था उसके अंदर ए प्रकार के जो राज्य थे उसे भाग 6 के अंदर रखा गया था। आपसे पूछ लिया जाए मूल संविधान में भाग 6 में ए प्रकार के राज्य थे,
बी प्रकार के राज्यों को कहां पे रखा गया था भाई, भाग 7 के अंदर रखा गया। भारतीय संविधान जो मूल संविधान था उसके भाग 7 में रखा गया था। और भाग सी जो था ये किस में आया था, भाग 8 के अंदर आया था ये। और डी प्रकार के राज्य जो है ये कहाँ रखे गए थे भाई, भाग 9 के अंदर रखे गए थे। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? अब इसके अंदर आपने याद क्या करनी है चीजें, पहले तो वो समझो। भाग 6 के अंदर आर्टिकल कहां से कहां तक थे भी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर आपको चीजें पता होगी तो आपको चीजें जो है वो आराम से होती जाएगी। भाग 6 के अंदर जो आर्टिकल थे 152 से लेके 237 तक थे साहब, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। भाग 7 में आर्टिकल खाली एक ही था, 238 नंबर। भाग 8 के अंदर आर्टिकल जो थे आपके थे 239 से लेके 242 तक। और भाग 9 के अंदर आर्टिकल जो था वो क्या, 243 243 नंबर आपका आर्टिकल था। इतनी बात क्लियर है सबको? अब आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पे आते कौन कौन से थे भाई, तो भाग 6 के अंदर 152 से 237 जो थे इसके अंदर कौन कौन से राज्य जो आते थे वो अपने बताने हैं। तो जो ब्रिटिश के अधिकार के अंदर भारतीय क्षेत्र था वो इसके अंदर आता था, जिसके अंदर साहब अपना कौन सा था, एक तो बिहार आएगा, एक तो इसमें क्या आ जाएगा साहब, बिहार आ जाएगा। मैं कुछ कुछ ही लिखाऊंगा, पूरे नहीं लिखाऊंगा ताकि आपको एक ओवरव्यू बन जाए। पहले पंजाब आएगा इसके अंदर, आप इसमें संयुक्त प्रांत लगा सकते हो साहब, क्या लगा सकते हो, संयुक्त प्रांत लगा सकते हो। और इसी संयुक्त प्रांत का बाद में नेम चेंज करके क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश किया गया था। और आप क्या लगा सकते हो, मध्य प्रांत लगा सकते हो भाई। तो इसमें आप इतने लिख लीजिए। फिर बात करें भाग नंबर 7 यानी 238 नंबर आर्टिकल के अंडर में कौन कौन से राज्य को रखा गया था, तो यहाँ पे जो बड़ी रियासतें थी भारत के अंदर वो आ जाएगी। तो इसमें मैं मेनली लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ना स्टार लगा रहा हूँ, नंबरिंग नहीं लगा रहा, खाली स्टार लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चलता है। 238 के अंदर साहब मैं हैदराबाद लगा देता हूँ, यहाँ पे हैदराबाद लगा देते हैं। हैदराबाद के बाद में अगर देखें तो यहाँ पे अपने लगा देते हैं साहब जम्मू कश्मीर। और वही तो अपना आज का टॉपिक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख तो सॉरी अभी बना ही नहीं है, तो जम्मू कश्मीर इसके अंदर आएगा। और अपने क्या लगा सकते हैं, पेप्सू लिख देता हूँ यहाँ पे, पंजाब एंड ईस्टर्न पटियाला स्टेट यूनियंस, पेप्सू लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। पेप्सू के बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें इस जगह के ऊपर कौन कौन से आ जाएंगे भाई, वो अपने ने देखने हैं। तो इस जगह के ऊपर जो आपका भाग 8 नंबर है, भाग 8 के अंदर आपके वो चीजें आएगी जो इनसे छोटी रियासतें थी या जिन्हें ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो चीफ कमिश्नर स्टेट्स जिन्हें अपने बोलते हैं उसकी तरह से जो है वो यूज किया जाता था। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, यानी कि जो ब्रिटेन भारत में आया था उस समय एज ए यूटी जो चीजें यूज की जाती थी उनका नाम अपनों ने यहाँ पे लिखना है। तो कौन कौन सा आएगा भाई, एक तो इसके अंदर आएगा साहब भोपाल आएगा, भोपाल लिख लीजिए। अजमेर लिख लीजिए इसके अंदर आप, भोपाल आएगा, अजमेर आएगा। उसके बाद आप दिल्ली लगा लीजिए इसके अंदर। और एक और आपको लिखा देता हूं मैं, हिमाचल लगा लीजिए। हिमाचल, अब देखो आप बोलोगे सर हिमाचल तो राज्य है, लेकिन उस समय अंग्रेजों के समय, ब्रिटेन के समय ये केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में आता था। इन्हें चीफ कमिश्नर प्रेसिडेंसीज बोला जाता था। ये जो भाग 8 आपको दिखाई दे रहा है तो इनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टार लगा रहा हूँ। भाग डी के अंदर आपकी बात करें तो सिर्फ एक ही चीज थी, क्या था इसके अंदर, अंडमान और निकोबार। क्या चीज था भाई, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार ये था इसके अंदर। या इसमें आप क्या लगा सकते हो, अर्जित राज्य क्षेत्र लगा सकते हो। अर्जित राज्य क्षेत्र जो 1947 के बाद में इंडिया ने प्राप्त की है, अर्जित राज्य क्षेत्र क्या आएगा, अर्जित राज्य क्षेत्र आप इसके अंदर लगा सकते हो। तो ये आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, ये इसलिए करवाया क्योंकि इस चीज का यूज करना है अपनों ने आगे। तो मूल संविधान के अंदर जो अपने राज्य थे ये मात्र 4 प्रकार के थे, ए बी सी डी। ए जो आता था भाग 6 के अंदर आता था, बी भाग 7 के अंदर आता था, सी जो था ये आपका भाग 8 के अंदर आएगा, और डी जो था वो आपका किसके अंदर आएगा, भाग नंबर 9 के अंदर आएगा। तो इनके संबंधित आर्टिकल भी आपको लिखवा दिए, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती थी वो भी एक बार आपको बता दिया। चलिए अब आगे अपने शुरू करते हैं अभी। अब अपने बात करेंगे धारा 370 के बारे में, आर्टिकल 370 की अब अपने बात करेंगे कि आर्टिकल नंबर ये 370 जो है ये है क्या, बार बार इसके बारे में अपने बोल रही है ये है क्या। तो आर्टिकल नंबर जो 370 था ये अकेला नहीं था साहब, इसके सब क्लोज थे। आपसे पूछा जाए इसके क्या थे भाई, सब क्लोज थे। और सब क्लोज कितने थे भाई, 3 इसके सब क्लोज थे। तो उनके बारे में अपनों ने जानना है पहले, और उसके अंदर उन सब क्लोज के अंदर साहब लिखा क्या गया था वो भी अपने इसके अंदर देखेंगे। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? चलो भाई अब देखते हैं। जो फ्लो चार्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आप भी साथ साथ में बनाते रहिएगा, और इस क्लास को लेके आने का पर्पज भी यही है
कि आपको चीजें जो अभी चल रही है देश के अंदर वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाए, एक पॉलिटी की आपकी अच्छी समझ बन जाए। इसी पर्पज से ये क्लास आज जो है वो शुरू की गई है भाई। तो सबसे पहले बात करें इस जगह के ऊपर देखेंगे तो अपने क्या बोलेंगे 371, एक तो साहब 371, एक यहाँ पे लिख लीजिए साहब कौन सा 372, और एक कौन सा लिख लीजिए यहाँ पे लास्ट के अंदर 373। तो ये तीन इसके सब क्लोज थे, 371, 372, 373। बात क्लियर है इतनी सबको? तो ये धारा 370 में आपको अभी पढ़ा रहा हूं थोड़ी सी, इसके बारे में देखिए साहब। सबसे पहले अब अपने अगर बात करें 371 में क्या था, तो 370 जो 1 था ना उसके आगे सब क्लोज थे। जो आपका 371 था उसके आगे क्या थे भाई, सब क्लोज थे, वो अपने देखने हैं पहले। जो आपका 371 था इसी के आगे कितने भाग थे भाई, 4 भाग थे। वो कौन कौन से थे तो वो समझो पहले भाई ध्यान से। इसकी अगर मैं बात करूं तो 371 का जो पहला भाग था उसे साहब बोला जाता है 371A। 371A के अंदर क्या बात लिखी गई थी साहब, इसके बारे में अपनों ने सबसे पहले जानना है। इसी वजह से मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है पहले। तो आपको क्या चीज देखनी है भाई, यहाँ पे ये देखो, इसमें बोला गया कि 370 एक ए के तहत ये बात 370 में लिखी गई थी कि आर्टिकल नंबर 238 जो है वो जम्मू कश्मीर पर, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। ये आपको कहां लिखा हुआ मिलेगा भाई, 371 के अंदर और 371A के अंदर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। बात क्लियर है इतनी, जो कि अब नहीं है क्योंकि अब तो 370 ही हटा दी गई है, तो ये चीजें है ही नहीं। और ये तो उस समय के अंदर ही हटा दी गई थी, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको। अब आप बोलोगे सर आर्टिकल नंबर 238 में ऐसा क्या था कि जिसे बोला गया कि ये जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन यहां तो आप कह रहे हो कि 238 के अंडर में जम्मू कश्मीर आ रहा है, तो ये तो पेच फंस गया। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रियलाइज करवा दूं कि ये जो 238 वाला पोर्शन है पूरा का पूरा अपना, जब पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के संविधान के अंदर 7वें नंबर का अमेंडमेंट हुआ, 7th अमेंडमेंट। 7th जो अमेंडमेंट है वो संविधान के अंदर किया गया। और कब किया गया भाई, 1956 को ये किया गया। और इसके तहत क्या किया गया, भाग 7 और भाग 9 दोनों को क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया। भाग 7 और भाग 9 दोनों को ही क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। तो इसके अंदर क्या था, 238 के तहत ये जो रियासतें थी जिनका एकीकरण सरदार पटेल ने जो है वो भारत के अंदर किया था, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे 238 के तहत कि उनको कुछ पावर्स दी जाएगी। वो बोल रहे थे ना कि हम राजा तो हम ही रहेंगे, भारत के अंदर विलय कर रहे हो, हमारी राजशाही खत्म नहीं होनी चाहिए। तो उस समय कुछ जो है वो बातें उनको बोली गई थी कि आपको, आपके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उनको भारत के अंदर विलय करवाना था उनका, तो वो बातें बोली गई। लेकिन ये वाले जो प्रोविजन थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर इसके अंदर, क्योंकि ये रियासत थी जम्मू कश्मीर तो इसके अंडर में आती है। लेकिन 370 में क्या लिखा गया कि जो 238 के रूल है वो प्रावधान आपके जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। वो क्यों नहीं लागू होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जब 370 लगा रही है तो इसके अंदर ही कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए थे। इसलिए यहाँ पे सीधा बोल दिया 238 वाली बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के लिए अलग ही प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन किए गए थे। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये अमेंडमेंट 1956 में हुआ, भाग 7 और 9 को डिलीट किया। अगर अब आप कोई भी पॉलिटी की अच्छी किताब अगर लेके पढ़ते हो तो आपको भाग 6 दिखाई देता है, वहां पे 7 दिखाई नहीं देता। 7 के बाद सीधा 8 आता है, भाग 6 के बाद आप सीधा भाग 8 पढ़ते हो। ये क्यों है? अब आप बोलोगे सर 9 भी तो हम पढ़ते हैं। हाँ साहब, 9 को 73वें अमेंडमेंट के द्वारा दोबारा से जिंदा किया गया। मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। 73वां जो अमेंडमेंट हुआ था अपने संविधान के अंदर, 73वां अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत जो आपका भाग 9 था, भाग 9 था, इसे क्या किया गया था भाई, पुनर्जीवित कर दिया गया था। तो ये बात आप थोड़ी सी माइंड के अंदर रखना। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे अपने भाग 9 के बारे में, क्योंकि जो अपना मुद्दा है उसके बारे में एक बार बात करेंगे। चलिए, तो भाग 7 और 9 को डिलीट किया, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे फिर से जिंदा कर लिया गया। लेकिन 7 नंबर को जिंदा नहीं किया गया। 7 नंबर आज भी आपको नहीं मिलेगा।
तो जब 7 नंबर ही हटा दिया तो इसमें एक ही तो आर्टिकल था 238, तो वो जो है वो जम्मू कश्मीर पे फिर लग ही नहीं सकता। लग क्यों नहीं सकता? एक तो 370 में ही अपने को ये बात बोल दी गई थी कि 370 एक ए में कि 238 नहीं लगेगा, और जब ये डिलीट ही कर दिया गया था संविधान के अंदर से, तो फिर लगने ना लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो मीनिंगलेस बात है बिल्कुल की बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपने पढ़ते हैं साहब कौन सी चीज, वो देखो। अब अपने बात कर लेते हैं 370 एक बी के अंदर क्या बात लिखी गई थी। 370 एक बी की अगर मैं इस जगह के ऊपर बात करूं तो आपने एक ही चीज ध्यान के अंदर रखनी है, वो कौन सी चीज है अभी, वो ये देखो। इसमें बताया गया आपको कि भारतीय संसद का जम्मू कश्मीर पर अधिकार कितने हैं। क्या चीज बताई गई है आपको? भारतीय संसद का, हमारी जो पार्लियामेंट है, भारतीय संसद का जे एंड के पर अधिकार कितना है, जे एंड के पर अधिकार कितना है, इसके बारे में आपको बात बताई गई है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी अगर चीज शुरू करनी है भारत सरकार को, 370 हटने से पहले की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वहां पे राष्ट्रपति जो होता है उसकी सहमति जरूरी है। पहली बात तो ये, राष्ट्रपति का आदेश जरूरी है, और राष्ट्रपति जो आदेश देगा अपना, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान के अंदर रखनी है अभी, उसमें ध्यान में रखना है एक कंसल्टेशन, एक कंकरेंस। कंसल्टेशन का मतलब अगर सेना से संबंधित जो विलय पत्र हुआ था, विलय पत्र में जो जो टॉपिक दिए गए थे उनसे संबंधित अगर कोई जम्मू कश्मीर में प्रावधान करने हैं तो जो राष्ट्रपति आदेश निकालेगा, और जो राज्य है अपना जम्मू कश्मीर उसकी सहमति जरूरी है वहां पे। जो उससे कंसल्टेशन, सॉरी सहमति नहीं, कंसल्टेशन करना जरूरी है, बातचीत जरूरी है। लेकिन जो विलय पत्र के अंदर बात नहीं बोली गई उससे हटके अगर कोई प्रोविजन करना है तो वहां पे क्या जरूरी है अपने को, जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति जरूरी है, कंकरेंस जरूरी है। थोड़ा सा चीजें दिमाग के अंदर रखना, अभी मैं रिलेट कर दूंगा सभी। फिर आगे अगर अपने बात करें 370 1C के अंदर, कौन सा आएगा 370 1C, तो इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर खाली दो ही बातें बोली गई कि भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। तो 370 1C आपको क्या बताते हैं कि आर्टिकल नंबर 1 और आपका आर्टिकल नंबर 370 खुद, ये दो ही जो आर्टिकल है ये क्या होंगे, जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। ये हमें कौन बताता है, 370 1C। ये तब की बात कर रहा हूं जब 370 लगा हुआ था, अब तो है नहीं। उसके बाद अगर बात करें अपना लास्ट में एक ही पॉइंट रह गया इसके अंदर, वो कौन सा रह गया भाई, वो देखो पहले लास्ट के अंदर बात करें तो अपना कौन सा रह गया, मैंने बोला था ना कि इसके 4 पार्ट है, तो चौथा पार्ट इसका कौन सा आएगा, 370 1D। 370 ए का डी नंबर पार्ट आएगा। उसके अंदर क्या बोला, उसमें बोला गया साहब कि 1 और 370C में बता दिया आपने कि जम्मू कश्मीर पे लागू होंगे। लेकिन बाय द वे अगर मान लीजिए कभी फ्यूचर में यह चीज आए कि कोई और अदर आर्टिकल अगर भारत के संविधान का जम्मू कश्मीर पर लागू करना है तो कैसे किया जाएगा, तो वो आपको क्या बताएगा, डी नंबर बताएगा, ये हिस्सा इसका अदर आर्टिकल लिख लीजिए, कीवर्ड लिखवा रहा हूं मैं आपको, अदर आर्टिकल। तो अदर आर्टिकल अगर कोई लागू करना है, अन्य कोई अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का अगर जम्मू कश्मीर पर लागू करना है तो किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसमें फिर आपको क्या बात आएगी, इसमें फिर राष्ट्रपति आदेश आएगा, और जो सहमति है वो जरूरी है। जम्मू कश्मीर राज्य की क्या चीज जरूरी है, सहमति। और बात वही है फिर से, या तो कंसल्टेशन होगी या कंकरेंस होगा। विलय पत्र में जो चीजें मौजूद थी, जो टॉपिक थे, उनके बारे में बात है तो क्या की जाएगी, बातचीत की जाएगी। लेकिन अगर उनसे हटके कोई चीज है तो आपको क्या करना पड़ेगा साहब, सहमति चाहिए जम्मू कश्मीर की। क्या चीज चाहिए आपको, सहमति चाहिए। अब आते हैं साहब सीधा 370(2) के ऊपर। 370(2) के अंदर आपने ज्यादा कुछ मत्था नहीं मारना, सिंपल सी एक ही बात इसके अंदर आप लोगों ने याद रखनी है। 370(2) के अंदर क्या, कि जे एंड के की जो संविधान सभा थी, जे एंड के की क्या थी भाई, जो संविधान सभा, जे एंड के की संविधान सभा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना है, और संविधान बनाने के लिए सरकार बोल रही है, तो सरकार को मंजूरी चाहिए साहब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की। कुछ भी प्रावधान, कुछ भी काम करना है तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे संविधान सभा बैठी है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आपको यहाँ पता चलेगी इस संविधान सभा की इंपॉर्टेंस क्या थी 370(3) के अंदर। तो संविधान सभा की यहाँ पे किस चीज की जरूरत है भाई, मंजूरी की जरूरत है। या मैं लिख सकता हूँ आपको क्या चीज चाहिए, आपको सहमति लिख सकता हूँ। तो ये आप छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं, पूरी लाइन का रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। तो आप ये कीवर्ड याद रखिए कि 370(2) में क्या लिखा कि संविधान सभा की मंजूरी लेनी जो है वो क्या है भाई अपने जरूरी है। फिर आगे बात करें 370(3) की, तो 370(3) जो आपकी धारा थी इसके अंदर आपको बताया था कि 370 को हटाया कैसे जाएगा,
तो ये जो धारा 370 थी, 373 की बात कर रहा हूं अब मैं, 370 को कैसे हटा सकते हैं, 370 को कैसे हटा सकते हैं, इसके बारे में हमें कौन बताता है, 370 का क्लोज 3 बताता है। 370 का क्लोज 3 बताएगा 370 को हटा कैसे सकते हैं। तो इसमें अपने को एक ही बात बोलेगी, क्या हटाना है अगर 370 को, आपने क्या काम करना है कि संविधान सभा जो है जम्मू कश्मीर की, क्या चीज, संविधान सभा, और किसकी है भाई ये संविधान सभा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की बात कर रहा हूं मैं, भारत की संविधान सभा की बात नहीं करना। जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है ये क्या करेगी साहब, सिफारिश करेगी। ये क्या काम करेगी, सिफारिश करेगी। और सिफारिश करेगी किसके पास भाई, राष्ट्रपति के पास। किसके पास ये सिफारिश करेगी भाई, राष्ट्रपति के पास ये सिफारिश करेगी। और जब ये राष्ट्रपति के पास सिफारिश करेगी उसके बाद में राष्ट्रपति आदेश निकालेगा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दी जाए। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का, अच्छा 1951 के अंदर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन होता है, लेकिन जैसे ही 1956 और 57 के अंदर जो ये भारत इसका जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो जाता है, तो संविधान सभा तो अपने आप भंग हो गई। संविधान सभा भंग हो गई तो आप मेरे को बताइए 2019 में 370 हटाया गया था, संविधान सभा तो थी ही नहीं। लेकिन फिर सिफारिश कौन करेगा, राष्ट्रपति को, कि संविधान सभा जो है सिफारिश कर रही है कि आर्टिकल 370 जो है ये जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाए। तो पेच यहाँ पे आके फंसा, इसलिए इसे हटाया गया था 2019 के अंदर। जो अपनी गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ एक्ट लाए गए थे, ठीक है, राष्ट्रपति ने जो है वो अपना आदेश भी जारी किया था यहाँ पे। और मैं आपको 2-3 चीजें आगे बताऊंगा, एक बार आप मेरे को बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा आप क्लास के अंदर, अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो आगे जितने भी टॉपिक चल रहे हैं आप कोई भी टॉपिक बताइएगा कमेंट के अंदर। अपने हफ्ते के अंदर एक आध कोई वीडियो उसका लेके जरूर आएंगे। तो जितने भी आपको लगे कि कोई भी टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा, तो कोशिश अपनी पूरी रहेगी कि बिल्कुल सिंपल वे के अंदर अपने समझा दें। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ये तो था साहब आपका आर्टिकल नंबर 370। अब हुआ क्या, संविधान सभा क्या करेगी, सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या देगा, फिर आदेश देगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, राष्ट्रपति क्या निकालेगा, अपना आदेश निकालेगा कि अब भैया संविधान सभा ने बोल दिया है, आप क्या कीजिए 370 हटा दीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं फिर 35A क्या है, 35A की बात कर लेते हैं साहब। तो 35A की बात करें तो 1954 का समय था। समय कौन सा था भाई, 1954 का समय था। 1954 के अंदर हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे भारत के क्या थे भाई, प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या काम किया, 1954 के अंदर एक आदेश निकाला। क्या निकाला, एक आदेश निकाला। इस आदेश के अंदर इन्होंने क्या किया भाई, 35A जो आर्टिकल है अपना, उससे संविधान में जोड़ा गया। इसने क्या काम किया भाई, इन्होंने 35A जो अपना आर्टिकल है, 35A, आगे मैं लिख देता हूं अनुच्छेद या आर्टिकल, ताकि आपको पता रहे कि क्या चीज कर रहे हैं। अनुच्छेद 35A जो था ये क्या कर दिया गया, जोड़ा गया, जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया भाई, ये 1954 के अंदर जोड़ा गया था। और 35A क्या था, अब इसके बारे में जान लेते हैं पहले। 35A जो है ये आर्टिकल आपको क्या बताता है, इसके बारे में पहले अपनी बात कर लेते हैं। तो 35A की बात करें अगर यहाँ पर, अगर मैं बात करूं किस चीज की, आर्टिकल नंबर 35A की, 35A में आपको क्या चीज बताई गई है वो ध्यान से देखो। अब 35A जो है ये साहब आपको क्या देता है, स्पेशल प्रोविजन देते हैं। क्या देते हैं, स्पेशल प्रोविजन देते हैं, स्पेशल प्रावधान किए गए हैं इसके अंदर। कुछ किन के लिए किए गए हैं भाई, जम्मू कश्मीर के लिए। किसके लिए है ये भी आर्टिकल आपका, J&K के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए है। और जम्मू कश्मीर के भी किन लोगों के लिए है, जो वहां के परमानेंट निवासी हैं, वहां के स्थायी निवासी हैं, परमानेंट रेजिडेंट अपने बोल सकते हैं। किन के बारे में है ये प्रावधान भाई, परमानेंट रेजिडेंट जो है उनके बारे में, परमानेंट रेजिडेंट जो है जम्मू कश्मीर के, उनके बारे में है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में, स्थायी निवासी। जो टर्म मुझे लगेगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे, वो मैं दोनों में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्थायी निवासी, क्लियर है इतनी बात। तो इन स्थायी निवासियों के लिए 35A क्यों लाया गया, जब 370 के अंदर ये बातें बोली दी गई कि हम कुछ विशेष प्रावधान जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं, तो 35A क्यों जोड़ा गया। 35A भाई साहब यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन कर रहा है वहां की जनता के लिए,
और जनता भी कौन सी, पूरी जनता नहीं जो जम्मू कश्मीर में रह रही है, उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो वहां के परमानेंट निवासी थे। अब यहाँ पे आप पूछोगे सर परमानेंट निवासी थे तो क्या कोई कंडीशन लगाई थी क्या इसके अंदर कि किसे परमानेंट निवासी मानेंगे किसे नहीं मानेंगे, तो मैं बोलूंगा जरूर। तो कौन सा था भाई, कंडीशन थी कि 14 मई 1954 के समय या 1954 के दिन जो J&K में रह रहे थे वो क्या मानेंगे, हम वहां के परमानेंट निवासी मानेंगे। और ये उस समय की बात है जिस समय जो लोग पिछले कई सालों से वहां पे रह रहे थे फिर भी वो परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे जम्मू कश्मीर। तो इन्होंने क्या बोला, जो 14 मई 1954 के दिन जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उन्हें परमानेंट रेजिडेंट मानेंगे। दूसरा इन्होंने क्या बोला, 14 मई 1954 के 10 साल पहले, 10 साल पहले रह रहे हो और वहां पर उन्होंने क्या काम किया था भाई, अपनी कुछ संपत्ति भी अर्जित की हो, जम्मू कश्मीर की कुछ जो है वो संपत्ति भी अर्जित की हो, तो उन्हें हम क्या मानेंगे भाई, परमानेंट निवासी मानेंगे। एक एक पॉइंट नोट करने वाले साहब आराम से कीजिएगा, नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। लाइव लाना था क्लास को लेकिन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने, इसी वजह से कर रहे हैं ताकि आप आराम से देख पाओ। लाइव क्लास के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है, यहाँ पे मैं आपको आराम से हर एक चीज बता दूंगा, कोई आपको कंफ्यूजन रहेगी नहीं। तो अपना बढ़िया से चाय नाश्ता करके बैठिएगा क्लास लगाने के लिए और आराम से नोट्स बनाते जाइएगा, एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, तो 14 मई 1954 के 10 साल पहले से जो लोग रह रहे थे और जम्मू कश्मीर में जिन्होंने कुछ संपत्ति अर्जित की हुई थी वो लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के क्या माने जाएंगे, परमानेंट रेजिडेंट माने जाएंगे। सिर्फ उन्हीं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है ये 35A के अंदर, बाकी लोगों के लिए नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर में रह रहे हो लेकिन वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे तो उनको परमानेंट रेजिडेंट जो है वो नहीं माना जाएगा। ये बात 35A के अंदर बताई गई। 35A के अंदर ही इन्हीं के तहत क्या बोला गया कि किसी भी भारत के किसी भी अन्य राज्य का जो व्यक्ति है वो जम्मू कश्मीर में जाके संपत्ति नहीं खरीद सकता। तो ये 35A के अंदर अपने को बताया गया था और 35A के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे नोट लगा के दिखा रहा हूँ आपको, इसी के अंदर आप नीचे की साइड पे यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसी स्लाइड पे आपको बता रहा हूँ कि अगर बात करूं अन्य भारत के अन्य राज्य का जो व्यक्ति है वो J&K यानी जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता, संपत्ति नहीं खरीद सकता। तो ये बात बोली गई थी 35A के अंदर, ये भी नोट लगा के लिखिए। एक बात और आपको बता देता हूं 35A के अंदर क्या लिखा गया, वहां की महिला जो थी, वहां की महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे 35A के अंदर। और क्या बोला गया था साहब 35A के अंदर, 35A के अंदर बोला गया था कि वो महिलाएं गैर कश्मीरी लोगों से शादी नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान किए 35A में कि गैर कश्मीरी जो लोग हैं, गैर कश्मीरी का मतलब अन्य राज्य के लोग भी हो सकते हैं, यहाँ कश्मीर के अंदर रह तो रहे हैं लेकिन इन कंडीशंस को क्या नहीं कर रहे, फुलफिल नहीं कर रहे, तो वो गैर कश्मीरी माने जाएंगे। लेकिन जो इनको फुलफिल कर रहे हैं वो क्या हो गए, परमानेंट रेजिडेंट हो गए, स्थायी निवासी हो गए, तो वो कश्मीर के लोग हैं। तो गैर कश्मीरी लोगों से वहां की महिला जो है वो गैर कश्मीरी पुरुष से शादी नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती। ये बात किस में बोली गई थी साहब, 35A में बोली गई थी, शादी नहीं कर सकती। लेकिन अगर मान लीजिए शादी कर भी लेती है तो भी इन्होंने स्पेशल कंडीशन लगा के बोला कि अगर शादी कर भी ली गैर कश्मीरी किसी व्यक्ति से वहां की महिला ने, तो उसके सभी जो राइट है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जितने भी उसके अधिकार है महिला के वो सब के सब क्या हो जाएंगे भाई, समाप्त हो जाएंगे। ये बात जो है हमें इसके अंदर बोली गई थी। फिर आगे बात करें तो 2002 के अंदर जे एंड के हाई कोर्ट ने इन चीजों को हटा दिया गया था। ये जो शादी वाली बात वगैरह है इनको खारिज कर दिया गया। बात क्लियर है इतनी सबको, ये चीजें अभी भी चल रही थी। बाकी जो संपत्ति नहीं खरीद सकते जब तक 370 नहीं हटा तब तक, अभी मैं आपको पूरी और बताऊंगा। तो ये था आपका साथ 35A के अंदर आपको ये सब चीजें जो है यहाँ पे बताई गई थी। उसके बाद अब बात करते हैं आगे भाई अपने क्या चीजें
अब मैं बात लेके आता हूँ साहब कौन सी, थोड़ा सा जस्ट आगे चलते हैं अपने। अब धारा 370 के बाद की अपने यहाँ पे बात करते हैं। तो धारा 370 के बाद की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या हुआ साहब, 31 अक्टूबर 2019 का दिन आया। 31 अक्टूबर 2019 का जो आपके दिन आया था, उसके अंदर आपको क्या जो बताया गया था उसके बारे में देखिए साहब। सबसे पहले तो 31 अक्टूबर 2019 का जो दिन आया, इस दिन क्या हुआ कि 370 जो आर्टिकल था अपना, जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर लगा था, 370 जो था इसे क्या कर दिया गया था साहब, हटा दिया गया था, हटा दिया गया था। 370 को जैसे ही हटाया गया तो 370 भी हट गया, 35 ए भी हट गया, क्योंकि राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2019 को एक अपना आदेश भी दिया था। आदेश के अंदर जैसे 1954 के अंदर आदेश आया था अपना, 1954 के अंदर आदेश जो आया था इसके अंदर 35 ए लगाया गया था। 1954 के अंदर आदेश के अंदर 35 ए लगाया गया था, लेकिन 2019 के अंदर आदेश निकाला और क्या हुआ, 35 ए हट गया। 35 से हटने के बाद 370 को हटाया गया पूरा का पूरा। अमित शाह जी बिल लेके आए थे, आपको पता हो अगर न्यूज के अंदर आपने देखा हो तो। मैं एक बार खाली तारीख लिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपने चीजें जो करनी है लद्दाख के बारे में और जम्मू कश्मीर के बारे में अपने जानना है कि 6 शेड्यूल की मांग बार बार क्यों हो रही है, क्यों वो स्टेट उठ जाते हैं, उसके बारे में अपने देखेंगे। उसके बारे में देखने के लिए सबसे पहले अपने को ये चीजें देखनी होगी। तो 370 हटाने का प्रोसीजर मैं एक बार नहीं करवा रहा आपको, अपने चलते हैं आगे। अब 31 अक्टूबर 2019 को जब आर्टिकल 370 हट गया साहब, कहां से हटाया गया, जम्मू कश्मीर राज्य से हटाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य से जब आर्टिकल नंबर 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर पहले क्या था भाई, जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। तो इसके क्या कर दिए, दो भाग कर दिए इन्होंने। क्या काम किया, इन्हें दो भाग कर दिए। पहले ये किस में काउंट कर रहा था, मैं बार बार क्या बोल रहा था, जम्मू कश्मीर राज्य बोल रहा था मैं, लेकिन अब इसे 2019 के अंदर जब ये हटा दिया गया 370, तो इसे किस में बना दिया, इसे बना दिया गया साहब यूटी। क्या बना दिया गया, इसे यूटी बना दिया गया। यूटी की फुल फॉर्म होती है साहब यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश इसे घोषित किया गया। और जैसे ही इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया तो इसमें से दो केंद्र शासित प्रदेश अपने सामने आए निकल के। एक तो कौन सा आया साहब, खुद जम्मू कश्मीर। कौन सा आया भाई, एक तो केंद्र शासित प्रदेश बना कौन सा, जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा बना साहब, अपना लद्दाख बना। बात क्लियर है क्या इतनी सबको। एक तो आपका कौन सा बना भाई, जम्मू कश्मीर बना केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अपना केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना भाई, लद्दाख बनाया। अब आगे अगर थोड़ा सा अपने देखें तो एक बात और कर लेते हैं। जैसे ही 370 हटाया और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, और उसमें से भी दो यूटी बाहर निकाल दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश बाहर निकाल दिए गए। एक था जम्मू कश्मीर, एक था लद्दाख। यही काम हुआ पूरा का पूरा। यहां पर हुआ क्या, जैसे ही इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो साहब जम्मू कश्मीर को तो मिल गई अपनी विधानसभा। विधानसभा किसकी होती है अभी, राज्य की होती है। किसकी होती है विधानसभा, राज्य की होती है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि साहब स्टेटहुड की डिमांड क्यों हो रही है कि लद्दाख को एक राज्य घोषित करो, ये डिमांड क्यों हो रही है। लेकिन लद्दाख के अंदर विधानसभा नहीं मिली। लद्दाख में जो आपका लेजिस्लेचर है, विधानसभा नहीं थी, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप थोड़ी सी लाइन है। तो जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिली, लेकिन लद्दाख को विधानसभा तो मिली नहीं। जब लद्दाख को विधानसभा नहीं मिली तो यहाँ पे काम क्या हुआ साहब, अब बातें आ जाती है यहाँ पे। सबसे पहले दो, कौन सी, विधानसभा अगर होगी तो वहां पे क्या चीज होती है भाई। जैसे अपने राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, वहां पे विधानसभा है। तो विधानसभा को पता है अलग अलग जिले हैं, अलग अलग जिले के अंदर एक एक अपने एमएलए बैठा होता है। एमएलए अपनी जो एरिया की जो रिक्वायरमेंट है, क्या आपने डेवलपमेंट करनी है, स्कूलों के अंदर क्या सुधार लेके आना है, कॉलेजेस के अंदर क्या सुधार लेके आना है, भूमि से संबंधी कोई बात है या कोई आम जनता की मुश्किलें हैं उनका समाधान करना है, तो वो कहाँ जाएंगे, विधानसभा जाएंगे। अपने 70 चलते हैं तो वहां पे अपनी बात रखेंगे। वहां पे बात रखेंगे तो सरकार उन मुद्दों का सोल्यूशन निकालती है। गवर्नमेंट जो होती है उन मुद्दों का सोल्यूशन निकालती है। तो यहाँ पे विधानसभा होगी तो उस चीज का कहीं ना कहीं फायदा तो है, हमें ये लगता है, बेनिफिट तो है। स्टेट को भी बेनिफिट होता है, विधानसभा होगी तो, और जो अपने जनता होती है उसको भी क्या होगा भाई, बेनिफिट होगा इस चीज का पूरा का पूरा। तो एक तो कारण ये बन जाता है कि लद्दाख जो है ये बार बार स्टेट उनकी डिमांड क्यों कर रहा है, क्योंकि लद्दाख में सब ट्राइबल लोग रहते हैं, 90% से ज्यादा अनुसूचित जनजातीय लोग वहां पे 90% से ज्यादा रहते हैं। और लद्दाख के अंदर जो है वो क्या चीज है भाई, लद्दाख के अंदर आप देखोगे कि ग्लेशियर वगैरह भी बहुत है वहां पे, नदियां झीलें आप देखोगे तो वहां पे लोगों के जो संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे,
अगर वहां पर उस जगह के ऊपर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है, अगर इंडस्ट्री अगर आ जाती है, कॉर्पोरेट अगर आ जाता है, तो वो स्थानीय जो लोग है ना, उनका काम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। उनको इस चीज का डर है। जो सोनम वांगचुक बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो इसी वजह से उठा रहे हैं कि उन्हें या तो स्टेटहुड का दर्जा दीजिए या उसे क्या काम कीजिए, 6वीं अनुसूची के अंदर। 6वीं अनुसूची भी पढ़ेंगे तो विधानसभा का तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या पर्पज हो सकता है कि विधानसभा होनी चाहिए। राज्य मांगेंगे तो ही विधानसभा आएगी, अन्यथा तो विधानसभा आ नहीं सकती। तो राज्य का ये मांग कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड का दर्जा जो है वो दिया जाए। बात क्लियर है इतनी। अब अपने आगे बात करते हैं। अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब 370 हटाया गया तो दो उपराज्यपाल दिए गए। क्या दिए गए भाई? उपराज्यपाल। एक जम्मू कश्मीर को दिया गया, एक किसको दिया गया भाई? लद्दाख। एक जम्मू कश्मीर को, एक लद्दाख को उपराज्यपाल दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे 2019 की बात है ये, कि जम्मू कश्मीर को जो उपराज्यपाल मिले थे उनका नाम क्या था भाई? गिरीश गिरीश चंद्र। क्या नाम था भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम था इनका? गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम था। इनकी बात करें, लद्दाख के अंदर जो उपराज्यपाल बने उनका क्या नाम था? तो आर के माथुर। क्या नाम था उनका भी? आर के माथुर उनका नाम था। इतनी बात आप लोग याद रखना। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो बार बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब ये मुद्दा चल रहा है तो ये पूछ लेगा, करंट से जोड़ के मुद्दा स्टैटिक का पूछ लिया जाएगा आपसे। फिर अपने क्या बोल देते हैं कि पेपर के अंदर 2019 की करंट आ रही है, हम ये बोल देते हैं। ये 2019 की बात है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक एक उपराज्यपाल दे दिया गया। उपराज्यपाल और राज्यपाल में फर्क है साहब। राज्यपाल जो होता है वो राज्य प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है वो, लेकिन उपराज्यपाल नहीं होता साहब। ये उपराज्यपाल, अभी आपको मैं बताऊंगा क्या चीज है ये, आपको पूरी चीजें जो है वो समझ आएगी। एक बार इतना समझ आया तो मेरे को बताइए आप, यानी कमेंट कर दीजिएगा। अब देखो भाई, अपने आगे चलते हैं। अब इस चीज के बारे में अपने देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर आते हैं अपने सीधा। सबसे पहले जब अपने केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो इसके अंदर अपने एक ही चीज ध्यान में रखेंगे, क्या? भारतीय संविधान का भाग 8। भारतीय संविधान का भाग 8 जो है ये किससे संबंधित है भाई? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अब मैं आपको एक स्लाइड पीछे लेके जाता हूँ। ये रहा। जब इसे हटाया गया, 7 और 9 को डिलीट किया गया था 1956 के अंदर, तो वहां पे सरकार ने क्या बोला कि अब से भारत के अंदर दो ही प्रकार के राज्य होंगे, एक तो भाग 6 के अंदर और एक भाग 8 के अंदर। जो 6 के अंदर आ रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे। और जो भाग 8 के अंदर आ रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? यूटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूटी। आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश तो आज स्टेट है, यूटी नहीं है। ये बाद में इनमें से कुछ जो है वो उठा के स्टेट बना दिए गए थे। और आज वर्तमान के अंदर आप बात करोगे तो भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भाग 8 हमें किसके बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। बात क्लियर है इतनी सबको? अब देखो भाई, भाग 8 के बारे में जान लेते हैं पहले भाई। भाग 8 जो है ये हमें किसके बारे में बताता है भाई? यूटी के बारे में बताता है। भाग 8 के अंदर साहब आपके मेनली जो आर्टिकल आते हैं वो कितने हैं? टोटल आर्टिकल की अगर यहाँ पे बात करें, वहां पे भी मैंने लिखा था आर्टिकल की, अगर इस जगह बात करें तो 239 से 42, 239 से लेके 242 तक जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? ये भाग 8 के भाई केंद्र शासित प्रदेशों से। किससे संबंधित है भाई? केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है ये पूरे के पूरे आपके जो आर्टिकल है। बात कर ली रही इतनी सबको? अब केंद्र शासित प्रदेशों से ये जो संबंधित है, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आनी चाहिए साहब, क्या? कि भारतीय संविधान के भाग 8 में अभी वर्तमान के अंदर मैं बात कर लेता हूँ। वर्तमान की अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट अगर अपने बात करें तो भारत के अंदर कितने केंद्र शासित है भाई? 8 यूटी है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो 8 यूटी है भारत के अंदर वर्तमान के अंदर। सभी एक ही श्रेणी के यूटी है, यानी भाग 8 के अंदर ही आते हैं सभी केंद्र शासित प्रदेश। जब मैंने बोला कि भाग 8 हमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताते हैं, लेकिन साहब एक ही श्रेणी के अंदर आने के बावजूद यहाँ पे आपको जो शासन पद्धति है उसमें भिन्नता नजर आती है। यही कारण है कि बार बार मुद्दा उठ रहा है कि 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख को रखा जाए। तो ये देखो भाई क्या चीज है, वर्तमान में 8 यूटी है, लेकिन इन सब की साहब क्या चीज बात करें अपने? शासन पद्धति जो है, शासन पद्धति क्या है भाई? असमान है। असमान, या आप क्या लिख सकते हो भाई? शासन पद्धति में आपको असमानता देखने को मिलती है, या मैं क्या लिख सकता हूँ? शासन पद्धति में आपको क्या देखने को मिलती है? भिन्नता देखने को मिलती है। आप ये लिख सकते हो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलती है? भिन्नता देखने को मिलती है।
ये भिन्नता आपको क्यों देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर से ही अलग होके एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है लद्दाख। लद्दाख के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी अलग है, वहां पे जो है रिसोर्सेस बहुत कम है भाई, लोगों के रोजगार के अवसर बहुत कम है, तो वो लोग चाहते हैं कि जो हम रह रहे हैं, हम जिन चीजों से काम चला रहे हैं, हमसे वो ही ना छीन लिए जाए, उसके बारे में बोल रहे हैं वो। लद्दाख और जम्मू कश्मीर बिल्कुल साथ साथ लगे हुए, लेकिन फिर भी दोनों की जो स्वशासन पद्धति है उसमें आपको क्या नजर आती है? भिन्नता। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तो साहब हमने क्या दे चुके हैं? विधानसभा। लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये सब बातें करते हैं आप अपने। तो शासन पद्धति में भिन्नता पाई जाती है। अब आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, कहां कहां? एक तो साहब दिल्ली, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से एक दिल्ली, एक आपका साहब जम्मू कश्मीर, और दूसरा आपका कौन सा साहब? पुदुचेरी। इन तीनों के अंदर आपको क्या मिल जाएगी साहब? विधानसभा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? तीनों में विधानसभा मिल जाएगी। इन तीनों में ही विधानसभा है, लेकिन बाकी के जो 5 बचे हैं उनके अंदर साहब विधानसभा नहीं है। जब विधानसभा वहां पे नहीं है तो वहां का काम कौन संभालेगा भाई? अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों को रेगुलेट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पे आप लोग एक चीज और लिखिए, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसको, नोट लगा के लिखिए। जो हमारे यूटी होते हैं, जितने भी अपने यूटी है, इनके अंदर जो शासन होता है वो किसका होता है? कौन शासन चलाता है? कौन इनको संभालता है भाई? राष्ट्रपति। कौन संभालेगा भाई? प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे इनको संभालता है। अब जब प्रेसिडेंट इनको संभालता है तो प्रेसिडेंट ने क्या काम कर रखा है? यहाँ पे तो विधानसभा है, काम चल रहा है, मुख्यमंत्री है, उसका मंत्रिमंडल है, पूरा का पूरा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी के जो 5 बचे हैं उनके अंदर फिर राष्ट्रपति क्या काम करता है? वहां पे साहब राष्ट्रपति जो है वो अपना प्रशासक भेजता है। राष्ट्रपति के द्वारा भेजा हुआ प्रशासक वहां को संभालता है, उन चीजों को संभालता है। तो वो प्रशासक कौन है? राज्यपाल की बात नहीं कर रहा, राज्यपाल अलग है। तो प्रेसिडेंट द्वारा भेजा गया क्या चीज भाई? प्रशासक। और इसी प्रशासक को जो उप राष्ट्रपति जो होता है उसका अभिकर्ता भी बोल दिया जाता है। उस जगह के ऊपर उसे अभिकर्ता या प्रशासक बोला जाता है, या इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति का एजेंट बोल दिया जाता है। या इसी के बारे में कुछ जगह के ऊपर, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है, तो उपराज्यपाल भी इसके लिए जो है वो नाम यूज होता है कई जगह के ऊपर, उपराज्यपाल। तो ये एक ही बंदा है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है यूटीज के अंदर, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर शासन को देखने के लिए। तो ये काम पूरा का पूरा हुआ पड़ा है। इतनी बात सबको क्लियर होगी? इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो फिर साहब अपने आगे चलते हैं। आप आगे चलने के बाद में साहब अपने देखेंगे अब क्या चीज आएगा। ये चीज अपनी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब ये चीज अपनों ने देखा कि यूटी के अंदर भी, यूटी 8 है, एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। अब आगे आ जाते हैं अपनी। अब मैं बात करता हूं लद्दाख की सीधे डायरेक्ट। अगर अपने बात करें किसकी? लद्दाख की बात करें सीधी। लद्दाख की जब भी अब मैं यहाँ पर बात करूंगा तो आप दिमाग में रखना छोटी सी चीज, क्या चीज? मैं यहाँ पे 2 चीजें लेके चल रहा हूँ। लद्दाख के अंदर अपने लेके चल रहे हैं साहब 2 ही चीजें। 2 चीजें कौन कौन सी है पहले तो वो देखिए आप। इन 2 चीजों के अंदर अपने देखेंगे कि लद्दाख के अंदर अभी किन किन चीजों की जो है वो सब डिमांड हो रही है, तो वो अपने देख लेते हैं एक बार। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अंदर साहब एक तो बात हो रही है किस चीज की? स्टेटहुड की। किसकी बात हो रही है भाई? स्टेटहुड की। स्टेटहुड का मतलब यानी लद्दाख चाहता है कि हमें राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी जो लद्दाख के अंदर अभी मुद्दा छिड़ा हुआ है वो कौन सा है भाई? 6 शेड्यूल का। किस चीज का भी? 6 शेड्यूल जो है आपका, उसका यहाँ पे मुद्दा छिड़ा हुआ है पूरा का पूरा। इसके बारे में अपनों ने बात करनी है। तो ये 2 चीजें हैं मेनली जो अपनों ने आज यहाँ पर पढ़नी है। और इन चीजों को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जो है वो पीछे इसकी हिस्ट्री है, जो कि मैंने आपको शुरू में 370 और 35 से बताया है। अब वो अगर आपको क्लियर है ना तो आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। मैं सीधा आपको शेड्यूल यहाँ पे 6 पढ़ा देता तो कोई फायदा नहीं है उसका। जब तक अपने को थोड़ी बहुत हिस्ट्री नहीं पता होगी तो अपने चीजों को रिलेट नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। देखो भैया अब क्या करेंगे। सबसे पहले साहब जो अपनी इस जगह के ऊपर बात आती है उसके अंदर अपने क्या देखना है? 2 ही चीजें हैं। स्टेटहुड के बारे में देखेंगे, 6 शेड्यूल के बारे में देखेंगे। स्टेटहुड का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है तो यहाँ पे इसके पास क्या आ जाएगी? विधानसभा आ जाएगी। और जैसे ही विधानसभा आई तो विधानसभा कहने का मतलब ही क्या है? एक मुख्यमंत्री है, उसका मंत्रिमंडल है, पूरा का पूरा उसका डिपार्टमेंट आ जाएगा। वो आराम से काम कर सकता है, लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए विधानसभा ना हो, यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा ना मिले, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड ना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 6 शेड्यूल में ही रख दो।
सोनम वांगचुक जो है इसी के लिए जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, लगभग 15 दिन उन्होंने प्रोटेस्ट की, लेकिन अभी बीच में अपनों ने देखा कि वो हिंसा हुई, उस वजह से उन्होंने उसको एक बार छोड़ दिया, उनको जेल में भी ले जाया गया। और उन्होंने बोला कि हिंसा करना उनका कोई भी इस प्रकार का उनका मतलब मंशा नहीं थी कि वो हिंसा करे, वो पूरे ही क्या काम बोला गया था वहां पे, अहिंसा जो हुई है कि पूरे शांतिमय तरीके से, शांतमय तरीके से वो क्या है कि वहां पे अपना शासन जो है वो कर रहे थे, अपनी सॉरी प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो चला रहे थे, अपनी कुछ उनकी मांगे थी और कुछ कुछ लंबे समय से वो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया, पिछले लंबे समय से ये लगे हुए हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद की ये सब कुछ बातें हैं। तो अब देखिए साहब यहाँ पे क्या चीज आएगा, जो आपका 6 शेड्यूल है इसके अंदर क्या बताया जाता है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 जो है, हमारे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की जो अनुसूची 6 है या 6 शेड्यूल जो अपने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसकी बात कर रही है कि हमें लद्दाख को इसके अंदर रखो। तो मैं आपको थोड़ा सा इस शेड्यूल के बारे में बता दूं, ये शेड्यूल आपको समझ आते ही आप पूरा समझ जाओगे कि भाई साहब वो क्यों 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, काम इतना सही है। भारतीय संविधान अनुसूची 6 जो है इसके बारे में अगर देखें तो इसके अंदर उत्तर पूर्वी, कौन से साहब, उत्तर पूर्वी 4 राज्य, कितने हैं भाई, 4 राज्य, उत्तर पूर्वी 4 राज्य, राज्य कौन कौन से है साहब, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। कौन कौन से आएंगे भाई, असम आएगा, त्रिपुरा आएगा, मेघालय आएगा, मिजोरम आएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये जो आपके राज्य है वो इसके अंदर आएंगे। ये राज्य जो है उत्तर पूर्वी 4 राज्य है, ये 6वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 6वीं अनुसूची में इनको क्यों रखा गया है। यहाँ पे ज्यादातर जो आबादी है वो कौन सी है भाई, ट्राइबल है भाई, ट्राइबल लोग यहाँ पे रहते हैं। सेम कंडीशन कहाँ पे आप देखोगे, लद्दाख के अंदर। लद्दाख की बात करूं, 90% के आसपास की जो आबादी है यहाँ पे वो कौन सी है साहब, ट्राइबल लोग हैं। कौन है अभी, ट्राइबल लोग जो है वो रहते हैं, अनुसूचित अनुसूचित जनजातीय लोग, यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां रहती है 90% के आसपास। ज्यादातर आबादी जो है वो कैसी है भाई, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं यहाँ पर, तो वो रहते हैं। अब 6वीं अनुसूची जो है इन्हीं के बारे में कुछ प्रावधान करती है, क्या प्रावधान करती है वो देखो यहाँ पर। 6वीं अनुसूची के अंदर साहब आपको क्या क्या चीजें बताई गई है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो वो देखो पहले इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि अपना एक पूरा फ्लो के अंदर चलता जाएगा। 6 शेड्यूल जो है ये हमें क्या बताता है कि अगर कहीं भी 6 शेड्यूल अगर लगा दिया जाएगा तो वहां पे सब काम क्या होता है, वहां पे सब बनाई जाती है स्वायत्त जिला परिषद। क्या बना दी जाती है, स्वायत्त जिला परिषद। हर एक जिले के अंदर, उस स्टेट के अंदर जितने भी जिले हैं प्रत्येक जिले के अंदर क्या बनाई जाती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्रत्येक जिले में स्वायत्त जिला परिषद जो होती है वो बनाई जाती है। इंग्लिश के अंदर इसे क्या बोलेंगे भाई, एडीसी बोलेंगे शॉर्ट के अंदर, और पूरी फुल फॉर्म लिखनी है तो लिख लीजिए भाई, क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो जब ये बना दी जाएगी, मैं शॉर्ट में एक बार एडीसी लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आगे मैं यूज करूंगा तो फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, एडीसी लिख दूंगा। एडीसी जो यहाँ पे बनाई गई है इसके अंदर क्या बोला इन्होंने, 6वीं अनुसूची क्या बोलती है कि प्रत्येक जिले के अंदर एक स्वायत्त जिला परिषद जो है वो बना सकते हैं। स्वायत्त जिला परिषद जो बनाई जाएगी इसके अंदर टोटल जो आपके मेंबर होंगे कितने होंगे भाई, 30 मेंबर होंगे। इसमें कितने सदस्य होंगे भाई आपके, 30 जो है वो सदस्य होंगे। बात क्लियर है क्या इतनी सबको, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो फिर अपने आगे देख लेते हैं, इसके अंदर आपको ये चीज बताई गई है। अब आपको क्या बताया, इन 30 को डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड कैसे किया हुआ है, एक तो इसमें से साहब आप निकाल दीजिए 26 मेंबर, एक आप निकाल दीजिए 4 मेंबर, यानी 30 में से 26 तो वो है जो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुन के आएंगे। जो ये एडीसी है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसके अंदर 26 मेंबर 30 में से जो है वो क्या आएंगे साहब, चुन के आएंगे वयस्क मताधिकार के द्वारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वयस्क मताधिकार के द्वारा यहाँ पे चुन के आएंगे, ये बात बोली गई है। और 4 मेंबर जो है ये क्या होंगे भैया, नामित होंगे।
नामित नॉमिनेट किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि स्टेट है तो स्टेट का राज्यपाल तो हो गई, तो उसके द्वारा क्या किया जाएगा? नामित किया जाएगा। जैसे ही ये कर दिया जाएगा काम, एक जिले के अंदर जब ये बन जाएगी एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगी वहां पे, तो वो क्या क्या काम कर सकती है साहब? अपने एरिया से संबंधित लोगों की समस्याओं के संबंधित, सड़कें हैं, चाहे सड़कें बनाने का काम है, शिक्षा से संबंधित कोई काम है, या अपने बात करें वैवाहिक जो अपने कुछ विधियां होती है, कुछ कानून होते हैं, उनसे संबंधित बात करें, या नहरों से संबंधित अपने बात करें, भूमि से संबंधित बात करें, कृषि से संबंधित बात करें, पंचायत से संबंधित बात करें, तो उनसे संबंधित विषयों से, उनके संबंधित विषयों के ऊपर वो वहां पे कानून बना सकते हैं, उनके पास ये अधिकार आ जाता है साहब। तो ये सबसे सटीक पॉइंट आपको मिलता है कि लद्दाख के अंदर 6वीं अनुसूची की मांग क्यों की जा रही है बार बार, क्योंकि लद्दाख के अंदर जब एडीसी बन जाएंगे, एडीसी का मतलब ही क्या है साहब? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक काउंसिल बन जाएगी, काउंसिल के ये मेंबर वाला प्रोसीजर आपको मैंने बता ही दिया है। तो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लोगों की साहब क्या जरूरतें हैं, ये वो लोग समझेंगे, उनके ऊपर कानून बनाए जा सकते। तो ये जो पूरी की पूरी बात है, ये यहाँ पे आपको बताई गई है कि क्यों 6 शेड्यूल की बार बार वो मांग उठा रही है, मुद्दा ये है। अब आपने यहाँ पे नोट लगा के क्या चीज लिखनी है, पहले वो लिखिए, नोट लगा के लिखिए कि ये जो एडीसी आपका बनाया जाता है, ये वहां पे 6 शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या क्या काम कर सकता है साहब? तो भूमि से संबंधित कोई कानून बनाना हो तो बना सकता है, नहरें यानी पानी से संबंधित कोई पानी बनाना कानून तो बना सकता है, पंचायतें जो है वहां की उनसे संबंधित, या ग्राम जो ग्रामीण एरिया है वहां से संबंधित कानून कोई बना सकता है। भूमि आ गई तो भूमि के साथ ही मिलता जुलता पॉइंट है साहब, कृषि से संबंधित कानून बनाए जा सकते हैं वहां पर। तो ये सब कुछ बातें हैं। जब इन सब चीजों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वहां के लोकल जो लोग है, लोकल जो पब्लिक है उसके पास आ जाएंगे साहब, तो वो इजीली समझते हैं कि हमारे एरिया की दिक्कतें क्या है। आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर श्री गंगानगर के अंदर हूं तो साहब यहाँ से 200-300 किलोमीटर अगर राजस्थान में आगे चले जाएं तो पानी की क्या कीमत है वो मुझे नहीं पता साहब। गंगानगर एरिया के अंदर पानी की क्या कीमत है मेरे को पता है, इजीली अवेलेबल होता है हमें, लेकिन आगे साहब एक एक बूंद की जो पानी होता है, एक एक बूंद की कीमत है साहब पानी की। वही चीज है, ये हमें कौन बता सकता है? हमें नहीं पता, क्योंकि हम उस एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी नहीं है साहब अपने पास। लेकिन जहाँ पे पानी की कमी है वो लोग उनकी दिक्कतों को ज्यादा समझ सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे बार बार मांग हो रही है कि अगर स्टेट हुड नहीं दे सकते तो कम से कम 6वीं अनुसूची के अंदर ही रख दीजिए। 6वीं अनुसूची के अंदर रखने के बाद में ये वाला काम होगा, हर एक जिले के अंदर एडीसी आएगी। एडीसी जो है, एडीसी के अंदर मेंबर कौन होंगे साहब? लोकल ही तो मेंबर होंगे, 4 तो चलो नामित हो गए, 26 तो वो है ना जो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुन के आएंगे। तो जो चुन के आएंगे लोकल एरिया से आएंगे, वो अपने समस्या तो समझ सकते हैं अपने क्षेत्र की कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है साहब। 90% से ज्यादा यहाँ पे तबका जो रहता है वो क्या रहता है भाई? ट्राइबल लोग रहते हैं यहाँ पे, अनुसूचित जनजातीय लोग रहते हैं। और ये लोग जो है वो अपना गुजारा करें, इनकी सभ्यता ना कहीं खत्म कर दी जाए। जैसे ही यहाँ पे कॉरपोरेट आएगा तो ये बोल रहे हैं कि हमारी सभ्यता जो है, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। और बहुत पहले चीजें होती हुई आ रही है यहाँ पे अपने पास। तो ये चीजें अपने को देखने को सामने आ रही है। और न्यूज के अंदर भी अभी ये करंट के अंदर जो है वो मुद्दा चल रहा है कि क्यों 6वीं अनुसूची की मांग की जा रही है इसके अंदर। तो इसी वजह से 6वीं अनुसूची की मांग की जा रही है ताकि लद्दाख के जो लोकल लोग हैं, लद्दाख के जो निवासी हैं, उनको अपने एरिया के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में अच्छे से निर्णय लेने का जो है वो मौका मिले। आज कोई भी राज्य ऐसा नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई अन्य लोग आके शासन करे, कोई भी नहीं चाहता। हर राज्य चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो। ग्रोथ कैसे होगी? विधानसभा होती है। केंद्र सरकार का क्या काम होता है साहब? केंद्र सरकार तो साहब इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे काम करती है अपनी। लेकिन स्टेट के अंदर विधानसभाएं बनाई गई है, भारतीय संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं इसके अंदर, स्टेट के अंदर विधानसभा है। विधानसभा किसी भी स्टेट के अंदर जो है वो अपनी स्टेट का जो है वो काम वो अपने सेंटर में लेके जाता है, वहां से उसको ग्रांट मिलती है, वहां से ग्रांट मिलती है तो स्टेट के अंदर डेवलपमेंट होता है साहब। शिक्षा के अंदर, हेल्थ के अंदर लगा लीजिए, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती है, बहुत कुछ काम होता है। कृषि के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं, कृषि के लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती है, तो ये सब कुछ होता है। तो लद्दाख भी तो यही चीज कह रहे हैं ना कि साहब मेरे लिए भी तो ये कर दीजिए। स्टेट वुड नहीं दे सकते तो 6वीं अनुसूची के अंदर ही रख दीजिए। 6वीं अनुसूची का फिर से मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज आएगी पूरी की पूरी।
यानी लोकल मांग किस चीज की हो रही है, मुद्दा पूरा अगर निचोड़ इस क्लास का आपने निकाले तो पॉइंट एक के ऊपर बात आती है कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि हमें अपना स्वायत्त शासन चाहिए। स्वायत्त शासन का मतलब अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, लोग कह रहे हैं कि हमें जिस चीज की जरूरत है ना हमारे लिए वो कानून बना दिए जाए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, आने वाली जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए काम कीजिए। यहाँ पे ये बातें बोली जा रही है खाली, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। और यही 6वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है कि अगर 6वीं अनुसूची में किसी राज्य को रख दिया जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, जिला स्वायत्त, ये स्वायत्त जिला परिषद आ जाती है। स्वायत्त जिला परिषद के मतलब एक जिले के अंदर एक काउंसिल बना दी, वो वहां पे अपना काम चलाएगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसका कार्यकाल कितने टाइम का होता है भाई, ये ऑटोनोमस जो आपको काउंसिल लिखाई गई है इसका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 5 साल का। कार्यकाल कितना होता है भाई इसका, 5 साल का। तो ये देखो बात कुछ कुछ वही बन गई, जैसे विधानसभा भी तो 5 साल के लिए आती है किसी भी राज्य के अंदर, और ये भी 5 साल के लिए काम करेगा। ये छोटे छोटे एरिया के ऊपर काम करेगा, हर एक जिले के अंदर एक है तो वो अपने जिले को देखेगा, दूसरे जिले में एडीसी दूसरी है तो वो अपने जिले को देखेगी। लेकिन विधानसभा जो होती है वो पूरी स्टेट को देखती है। और ये जो एडीसी है ये स्टेट के अंदर जो ये अपने डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, जिले बने हुए हैं, उनके अंदर सब में एक एक होती है, तो ये वहां पे देखती है। और अब अगर बात करें अपनी एट प्रेजेंट में बात करें तो 10 अपने पास ये बनी हुई है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 3 तो आपकी असम में है, एक आपकी त्रिपुरा के अंदर है, 3 मेघालय में है, 3 ही आपकी मिजोरम के अंदर है। तो टोटल अभी तक उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर ये भारत में 10 के अंदर ही है, 10 है मतलब टोटल, और 4 राज्यों के अंदर है। लद्दाख की अभी मांग उठाई जा रही है, वो इन फ्यूचर की बात है साहब, क्या गवर्नमेंट का क्या जवाब आता है इससे संबंधित, क्या काम यहाँ पे किया जाता है। तो वो जैसे ही कोई अपडेट नया आता है तो फिर से अपने एक क्लास जो है वो लेके आएंगे इससे संबंधित। इसका मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं छोड़ा, जितना मेरे से हो सका पूरा मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताया है, 370 से लेके 370 हटने तक, और उसके बाद में 370 हटने के बाद में कौन सी चीजें सामने आती है, किस प्रकार से अनुच्छेद जो अपनी अनुसूची है 6 उसकी मांग उठाई जाती है, तो ये सब कुछ चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आया है, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो आपने और कुछ नहीं करना, कमेंट करके सिर्फ इतना बताना है आपने कि आगे आप कौन सा जो एक टॉपिक है जो समझना चाहते हो, कोई भी बता दीजिएगा, चाहे पॉलिटी का बता दीजिएगा, इमरजेंसी समझ रही हो। बहुत से बच्चों का ऐसे रहता है कि सर ये टॉपिक आप समझा दीजिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। सभी के लिए ये क्लास है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो लोग सिर्फ, कुछ लोग क्या होते हैं कि पेपर वगैरह नहीं देते, जैसे अब कोई 40 साल का, 45 साल, 50 साल के जो अपने लोगों की बात करें, इस एज के जो लोग होते हैं ना उनको थोड़ा सा क्या होता है कि राजनीति के अंदर थोड़ा सा इन जिज्ञासा जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इस प्रकार के मुद्दे जो होते हैं उनको उन्होंने कोई पेपर नहीं देना, लेकिन अगर वो भी इन चीजों को देखेंगे तो उनको पूरा का पूरा समझ आएगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो इनमें बहुत सी मैंने आपको क्वेश्चन पूरे कवर कर दिए आपके, तो वो आप प्रिपेयर करके इसे पूरा नोट्स बना लीजिएगा। नोटबुक और पेन जब भी क्लास आई अपने हाथ में रखिएगा, आपको कुछ लगे कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन बोल दिया, वो नोट कर लीजिएगा। वो नोट कर लोगे तो, क्योंकि पूरी लाइन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो मैं लिख नहीं सकता, यहाँ पे पूरी लाइन लिखेंगे तो टाइम बहुत जाता है इसके अंदर। तो कीवर्ड्स अपने बात करते हैं, कीवर्ड के माध्यम से अगर पॉलिटी को समझे तो बहुत ही अच्छी चीज है भाई। आगे आप बता दीजिएगा किस चीज के ऊपर अपने बात करें, कोई एक नहीं तो मैं अपनी मर्जी से, क्योंकि अभी मेरी बहुत लंबे समय के बाद में अपने देखें कि अभी वीडियो लेके आई है अपने पीएस के चैनल के ऊपर, और आगे मेरा स्वांज अपने सोच रहा हूं मैं पूरा का पूरा कि हफ्ते में 1 या 2 वीडियो जो है, या आपने कम से कम एक ही की बात करें, हफ्ते में कम से कम 1 वीडियो जो है वो इस प्रकार की जो अभी करंट में कोई बात चल रही है पॉलिटी से संबंधित तो वो अपने लेके आए, पूरी बैकग्राउंड से लेके अब तक क्या चीज उसमें चेंज हुआ वो सब कुछ हम करें उसके अंदर। तो वही अपना पर्पज है पूरा का पूरा, और इनका आपको फायदा जरूर होगा। एक गहरी जो समझ होती है वो आपकी पॉलिटी के अंदर बन जाएगी। तो अगर समझ है, धैर्य के साथ अगर चीजों को सुनोगे सुनोगे तो चीजें समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हार्ड है, ये सब्जेक्ट समझने का पूरा काम है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा भाई क्लास आपको कैसी लगी भाई। चलो भाई।